आज हम आपको आज मैं आप सभी को फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। फ्रांस रिवॉल्यूशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम हिंदी में फ्रांस की क्रांति कहते हैं। ये क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है अगर देखें, लेकिन ये आज तक समझ नहीं आया कि भाई फ्रांस की क्रांति क्या है, लेकिन फेमस भी है। इससे हमें समाज में क्या सीखने को मिला, एक देश की क्रांति से पूरे देश की से क्या प्रेरणा मिली है। इस क्रांति से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो आज शुरुआत करते हैं सब चैप्टर को। चैप्टर 1 है ये फ्रांस की क्रांति। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5-10 मिनट में कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा जो काम किए। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के मैं लेके आया हूँ आपके पास। जी हाँ, शुरुआत करता हूँ फ्रांस की क्रांति। सबसे पहली बात, फ्रांस की क्रांति 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा वो तो है ही, प्लस मैं आपको अपने तरफ से भी कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। फ्रांस की क्रांति 3 स्टेटों में डिवाइड थी। सबसे पहला था प्रथम स्टेट, द्वितीय से तीसरा से। पहला स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, दूसरा वर्ग में कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग में ये दोनों वैरायटी के लोग इंक्लूड थे, प्लस छोटे किसान। यानी कि तीसरे वर्ग में बड़े वकील, डॉक्टर, टीचर, वकील तो थे, प्लस किसान और कारीगर और भूमियार और भूमिहीन जो जमींदार मजदूर लेबर क्लास के थे, वो तीसरे स्टेट में आते हैं। यानी कि तीसरे स्टेट में तीनों वैरायटी के लोग आते हैं। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट केवल अमीरों का ही अधिकार था। जो 60% ज़मीन थी वो जिसकी फ्रांस की, वो ज़मीनों पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का ही अधिकार था। तीसरे स्टेट द्वारा चर्च द्वारा वसूला गया कर टाइड था और तीसरे स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स टाइल था। दोनों में कंफ्यूजन होता है भैया कि भाई कौन टाइल लेता था कौन टाइड लेता था। फ्रांस की क्रांति में 2 प्रकार के टैक्स होते थे, एक था टाइड, एक होता था टाइल। देखो, चर्च के द्वारा लिया जाता था टाइड और सरकार के द्वारा लिया जाता था टाइल। देखो, सरकार में रा आ रहा है और टैक्स में भी ला आएगा, तो रा और ला का रैमिंग होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सरकार के द्वारा क्या होगा, टाइल। देखो, सरकार में क्या आता है, लास्ट में रा आता है और टाइल में भी ला आ रहा है, तो रा और ला वाला रेमिंग करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो सरकार द्वारा टाइल और चर्च के द्वारा टाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार थे। राज को दिए जाने वाला कर से छूट। ठीक है, ये क्या था, विशेष अधिकार थे। क्या विशेष अधिकार था भाई, राज के द्वारा जो कर वसूला जाता था उनसे उनको छूटें दी जाती थी। किनको, जो अमीर गरखाने के थे। कौन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। शुरू से इतिहास गवाह है भैया, जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीब बनाया जाएगा। इतिहास यही गवाह है, इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए, हर क्रांति में गरीब को ही दबाया गया और आज भी देखिए, आज भी गरीब दब रहा है। ये इतिहास गवाह, इतिहास से प्रेरणा ली गई है। अगर आपको अमीर बनना है तो गरीब को ही दबाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के सभी टैक्स केवल तीसरे स्टेट द्वारा वहन किए जाते हैं। देखिए कितनी क्यों नहीं होगी क्रांति। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्रांति का क्या कारण था। क्यों नहीं होगी क्रांति, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आप टैक्स वसूल रहे हैं और उस टैक्स के थ्रू पूरे कंट्री को चला रहे हैं, उसमें भी राजशाही कारखाने का हिसाब से चल रहा है। फिर देखिए 1774 में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वें वे बुर्बो राजवंश का था। जैसे कि हमारा भी राजवंश होता है, कोई यादव होता है, कोई राजपूत होता है, कोई ब्राह्मण होता है, वैसे ही इसके भी राजवंश है। कौन सा, बुर्बो राजवंश का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, न कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। उनकी जो बीवी थी, उनकी बीवी का नाम था राजकुमारी मेरी एंटोनेट था। राजहोन के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। भाई जब लुई 16वें राजा बना तो उसका जो राजकोषीय था वो खाली था, यानी फंडिंग, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। किस कारण था, सबसे बड़ा कारण था लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट होना। पूर्ववर्ती राजाओं का शान और शौकत पर फुर्जली खर्ची था। लुई 16वें से पहले जो भी राजा थे
बहुत शौक रखते थे, फालतू खर्चे करते थे, महंगे महंगे खर्चे, कपड़े लत्ते, सब ये सब थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, खुद देखो दूसरे को मदद किया और खुद के घर में क्रांति हो गई। ये इसने, इन भाई साहब ने, फ्रांस ने अमेरिका की क्रांति को सुझाया और आज उसी के घर में क्रांति हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। ठीक है, और ये तक कुछ पॉइंट था। इसके बाद है मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्म अधिकारी, विशेष अधिकारी को प्रश्न उठाने शुरू कर दिया। अब देखिए, तीसरे से हट के अब लोगों ने सवाल धीरे धीरे उठाने शुरुआत की है। वो भी कौन? जो पढ़े लिखे थे, उनको लग रहा था ये तो बहुत ही चमत्कार और अत्याचार हो रहा है, चमत्कार में भी चमत्कार। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई गवर्नर ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नई करों की मंजूरी ली जा सके। देखिए, फिर से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए, उनकी संसद का जो नाम है वो पार्लियामेंट, स्टेट जनरल। ठीक है, जैसे हमारी संसद, भारत की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। वैसी स्टेट जनरल उनकी संसद का नाम है। इसको अगर हम देखें, ये सब आप कारण पढ़ सकते हैं जब तक। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। यानी ये 3 स्टेट थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग एंड भूमियार वर्ग, जो भी है। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग कर रहे थे। देखिए, अब इस बार इनका दिमाग खुला धीरे धीरे। ठीक है, पहले उन्होंने सवाल खड़े किए, फिर अब उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, अब व्यक्ति के आधार पर होने चाहिए, ना कि स्टेट के आधार पर। फिर उन्होंने अब जो पॉलिसी बना रहा था लुई गोटे ने, उसकी मांग को खारिज कर दिया, बाहर निकलो, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक से कर सभा से बाहर चले गए। अब तीसरे स्टेट के बाहर ही निकल गए। 20 जून 1789 को वे लोग वायसराय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने? तीसरे स्टेट के लोगों ने। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाह का बाजार गर्म था और उस जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 14 जुलाई 1789 को फेमस दिन, जैसे 14 अगस्त 15 अगस्त हमारे लिए फेमस है, वैसे उनके लिए 14 जुलाई 1789 को युद्ध भीड़भाड़ ने वास्तिल के कीड़े को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। वास्तिल का कीड़ा सम्राट का निरंकुश शक्ति को प्रतीक था। यानी कि निरंकुश शक्ति का प्रतीक का मतलब है, जब भी कुछ भी राजा को लगता था कि ये बेटा उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, इसको तो लंका लगानी पड़ेगा, तो उस लंका को वो वास्तिल जिला में फेंकता था। कोई भी राजा के ऊपर सवाल उठाता था, सीधा आंख बंद करके उस वास्तिल जिले में डाल दिया जाता था। यानी निरंकुश शक्ति का प्रयोग वो वास्तिल जिला से ही करता था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों को अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान पर अंकुश स्वीकार किया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी 4 अगस्त 1789 को इस चीज़ को, समानती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, जो जन्म से विशेष अधिकार की व्यवस्था थी, इसको हमने कब ख़त्म कर दिया? 4 अगस्त 1789 को। 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब राजा संविधान के अनुसार चलेगा। कब? 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुई। नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक, ठीक है, पहला मतदान के अधिकार पर केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिला एवं पुरुषों की निष्क्रिय नागरिकों को कहा गया। राजा शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्य ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया। 21 जनवरी 1793 को लुई गद्र को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1793 से 94 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया और इस काल को आतंक का काल भी कहा गया। 1793 से 94 को आतंक का काल कहा गया भैया, इसको अगर देखें तो।
जून 1794 में लुईस हिस्पर को गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलेटिन समझते हो भाई, गर्दन रख के ऊपर से मशीन से लोहा गिरा दिया जाता है जिसकी गर्दन साफ क्लियर, इतना क्लियर तो लग रहा है पढ़ाई भी नहीं होती होगी। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टिव को खत्म कर दिया और 1704 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1815 में वाटरलू की उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति में मूल तत्व स्वतंत्रता। देखिए सबसे फेमस, अब सबसे आखिरी जो पॉइंट अब जो इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, फ्रांसीसी क्रांति से हम क्या सीखते हैं, आखिरी में ये हमें सीखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति का मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा समझते हो, किसी को बंदी बना के दूसरे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाके काम करवाना ही क्या था, दास प्रथा था। महिलाओं का मतदान अधिकार 1946 में जाकर मिला। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ, ठीक 160 साल बाद तब जाके महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। भारत में आज़ादी के बाद ही तुरंत मिल गया था। तो देखो फ्रांस और भारत में कितना डिफरेंस है। फ्रांस की क्रांति के समय समाज की स्थिति थी, फिरजू खर्चे की वजह से खाली राजकोष था, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ था, जन्म के अधिकार पर विशेषाधिकार था, जीविका संकट था। इसके कई सारे कारण थे। आई होप आपको जो मैंने कोशिश किया इसको समझाने का कि क्या था, किस कारण फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति का सबसे कई सारे कारण थे। सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है और तत्कालीन कारण था, और दार्शनिक का योगदान भी था। ये सब फ्रांस की क्रांति थी। और अंत में हमें फ्रांस की क्रांति से तीन शब्द सीखने को मिलते हैं। वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन चीज़ आज भी हमने भारतीय संविधान में फ्रांस की क्रांति से ही अडॉप्ट किया है और आगे भी है। हर क्रांति से हमने कुछ ना कुछ सीखते हैं। फ्रांस की क्रांति से हमने ये भी सीखा कि राजा का निरंकुश होने से राज्य व्यवस्था ऐसी कंडीशन में भी आ सकती है, जब जनता बगावत करती है तो जनता बगावत करती है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, कोशिश की होगी समझाने की, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।